हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सूर्यवीर भगौर में। ओके, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक नया फैक्ट जो है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली और पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देखो जो है ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली है मित्रों, अग्रपाली, और इसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपो हाइपोफाइसिस, और दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्चपाली। पश्चपाली तो पश्चपाली से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, और ये अग्रपाली और पश्चपाली दोनों ही पीयूष ग्रंथि के भाग होते हैं। ये है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ओके, तो मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली का जो कंट्रोल होता है उसको हाइपोथैलेमस डायरेक्टली करता है। और डायरेक्टली कैसे करता है? न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है कि हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उस जैसे ये इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स के एक्सोन काफ़ी लंबे होते हैं और काफ़ी दूरी तक जाते हैं, और इन न्यूरॉन्स में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, और ये हार्मोन्स न्यूरॉन के द्वारा होते हुए हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली तक आते हैं, और यहाँ से इस प्रकार से निकल जाते हैं। और हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड होने के कारण ये अपना जो सीक्रेशन होता है, और इनका सीक्रेशन को हम हार्मोन कहते हैं, और ये अपना सीक्रेशन जो है वो डक्टलेस होकर के, डक्टलेस माध्यम से अपने टारगेट अंग तक पहुंचाती है। नलिका विहीन ग्रंथि होती है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायरेक्टली न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। तो बताइए, ये हाइपोथैलेमस में तंत्रिका कोशिका जो पाई जाती है, इस तंत्रिका कोशिका में हार्मोन बनेंगे। वो हार्मोन्स कहाँ पर बनेंगे? न्यूरॉन में, और न्यूरॉन से वो सीक्रेट होते हुए पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को हाइपोथैलेमस न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल करता है। और ऐसे दो हार्मोन होते हैं, क्या ऐसे दो हार्मोन होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और सेकंड होता है वेसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन कहाँ पर बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। और इनका जो निष्कासन होता है वो कहाँ से होता है माय डियर फ्रेंड्स? वो होता है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस। दिस इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। देखो, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है? स्त्राव होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से। और पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से उसको हम क्या बोलते हैं? पार्श नर्वोसा, पार्श नर्वोसा। ओके, हैव यू गॉट इट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, जिसको कैसे कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस डायरेक्टली न्यूरॉन के माध्यम से कंट्रोल करता है।
ये दो हार्मोन होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बोथ आर कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि न्यूरॉन में बनते हैं। और न्यूरॉन कहाँ पर होते हैं? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में उत्पन्न होकर के या संश्लेषित होकर के पीयूष ग्रंथि की पश्चवाली तक आते हैं और वहां से इनका निष्कासन टारगेट ऑर्गन तक हो जाता है। अब हम अगर इसके कार्यों की चर्चा करें तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके कार्य जो हैं, कार्य ऑक्सीटोसिन जो होता है वो चिकनी पेशियों में क्या करता है? संकुचन। चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है। और दूसरा, पहला कार्य, और दूसरा कार्य माय डियर फ्रेंड्स इसका जो है वो है ये गर्भाशय की चिकनी पेशियों में, गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है, संकुचन पैदा करता है। देखिए, गर्भाशय की चिकनी पेशियां जो होती हैं उनमें जब संकुचन पैदा होगा तो प्रसव के समय शिशु जन्म में सहायता करता है यह हार्मोन। प्रसव के समय शिशु जन्म में सहायक। इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय की चिकनी पेशियों में क्रमानुकुंचन की क्रिया प्रेरित होती है। जब इसमें क्रमानुकुंचन की क्रिया प्रेरित होगी तो उसके माध्यम से लेबर पेन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो लेबर पेन जैसे ही होगा तो जिससे प्रसव में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका एक और वर्क होता है, वो होता है इसका कि मेमोरी ग्लैंड्स या फिर बोलें दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, इनमें भी ये क्या करता है? संकुचन करता है। दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन करता है और दुग्ध स्त्रावन में मदद करता है। दुग्ध स्त्रावन में मदद करता है। कैसे माय डियर फ्रेंड्स? जब जो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें क्रमानुकुंचन की क्रिया प्रेरित होती है। जब मेमोरी ग्लैंड्स में क्रमानुकुंचन की क्रिया प्रेरित होगी तो ये दुग्ध स्त्रावन में सहायता करता है। हमने दुग्ध से संबंधित दो हार्मोनों को पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स। दुग्ध जो होता है उससे बनने से संबंधित दो हार्मोन है। पहला होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के पार्स डिस्टेलिस नामक भाग से सीक्रेट होता है और उसका कार्य होता है मिल्क प्रोडक्शन। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, यानी दूध को बनाना। और इन दोनों में अंतर होता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क फॉर्मेट करता है या फिर मिल्क प्रोडक्शन में सहायता करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध के निकालने में सहायता करता है। ओके, तो ये दोनों में अंतर हो गया। और जैसे ही मैं आपको बताऊं, ये दुग्ध मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें क्रमानुकुंचन की क्रिया को प्रेरित करता है। जैसे गाय भैंस होती है या बछड़ा होता है तो वो निप्पल को जाकर के सक करता है जिससे हम दूध निकालते हैं। तो जैसे ही वो सक करता है, जैसे ही गाय का या भैंस का जो बच्चा होता है वो निप्पल को जाकर के सक करेगा, तो सक करने से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो प्रेरित होगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही सक्रिय होगा तो दुग्ध स्त्रावन प्रेरित होता है जिससे हम आसानी से दूध निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि गाय भैंसों के जो बछड़े होते हैं वो जो है शक नहीं करते हैं या फिर पास नहीं जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मार्केट में पिटोसिन के नाम से उपलब्ध होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मार्केट में पिटोसिन इंजेक्शन के रूप में मिलता है। पिटोसिन, इस बात का लोगों को पता चल गया पिटोसिन का। तो जब भी गाय भैंस दूध नहीं देती हैं तो वो इस चीज़ का मिसयूज करने लग गए। जब भी गाय भैंस दूध नहीं देती हैं या फिर ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है तो
बना बनाया हुआ रेडीमेड पिटोशन ले आते हैं और खुद ही डॉक्टर बन करके और एक इंजेक्शन गाय के लगा देते हैं। और एक नहीं बल्कि 3-3 4-4 बार वो लोग ये काम कर देते हैं, खुद ही जाते हैं और झट से जो है इंजेक्शन लगा देते हैं। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ये लोग लगाते हैं, वैसे ही क्या है कि ऑक्सीटोसिन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के जो है दुग्ध आराम से निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ का मिसयूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गाय भैंसों में ये सब डालने से उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैनाल होती है उसको और हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। इसलिए उसको कभी भी हमको बिना प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर उसको कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो और दूसरा हार्मोन क्या हुआ अपना, प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन हुआ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। बताओ स्त्राव कहाँ से होता है, अग्रपाली से, अग्रपाली से। बनता कहाँ पर है, ऊपर बनता है ये हाइपोथैलेमस में, निर्माण। हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में वैसोप्रेसिन बनता है, ये उसी का भाई है ऑक्सीटोसिन का। वैसोप्रेसिन का निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में और न्यूरॉन के माध्यम से ये अग्रपाली पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से इसका स्त्राव होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन यही दो मात्र हार्मोन होते हैं जिसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, और इन दोनों का निर्माण जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है और निकलते ही ये खा होकर के इनका सीक्रेशन जो है वो पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली से होता है। माय डियर फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वैसोप्रेसिन हार्मोन का जो है कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है, ये जो डीसीटी होती है इसका कार्य होता है कि डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका ये नेफ्रॉन का एक भाग होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन का एक भाग, डीसीटी नेफ्रॉन का एक भाग। और ये क्या करती है, इसका वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है उसका कार्य क्या है कि ये डीसीटी से जल के पुनः अवशोषण में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको नेफ्रॉन की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि नेफ्रॉन कार्य क्या करता है। ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स पीसीटी, और दिस पार्ट इज कॉल्ड हेनले लूप, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले। और इस पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब इधर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये जो है संग्राहक ट्यूब है। अब यहाँ से होकर के जब ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये पूरा पार्ट मेलपी की काय कहलाता है, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन संपुट है, और बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के मेलपी की काय का निर्माण करते हैं। अब जैसे ये पीसीटी है, अब यहाँ पर जो है निस्यंद आ गया, यानी कि अभिवाही धमनी आई और पूरे ब्लड को लेकर आई नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। तो ब्लड यहाँ पर आया, रक्त यहाँ पर आया, यहाँ से छनेगा और छन करके जो निस्यंद होगा उसमें क्या यूरिया या फिर लवण, आयंस आदि होते हैं, और जल भी साथ में बहुत सारा होता है। तो ये सब जो है यहाँ से जाता है और कहाँ खुलता है, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग में जाकर के खुलेगा और इसका निस्यंदन मूत्र के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा। ये जो आ रहा है, ये जो निस्यंद आ रहा है, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, संग्राहक ट्यूब, इन सब में से होकर के जाएगा और मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मत भूलना कि इसके साथ में पानी भी है। जब भी शरीर में पानी की कमी आएगी तो हमारा हाइपोथैलेमस एक मैसेज भेजेगा, किसको, पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली को, अरे भाई आप कहाँ सो रही हो, आपके शरीर में तो पानी की कमी आई है। लेकिन जैसे ही हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज कर देगा किसको, वैसोप्रेसिन हार्मोन को। ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने बोला तो पीयूष ग्रंथि ने किसको रिलीज किया,
वेसोप्रेशन हार्मोन को। और ये वेसोप्रेशन हार्मोन यहाँ पर जितना भी जो पानी आया था एक्स्ट्रा मात्रा में, उस पानी को यहाँ पर आसपास ब्लड है तो ब्लड में वापस से क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, जब ये पानी यहाँ से जो मूत्र में जितना भी पानी था वो ब्लड में चला गया तो बताओ मूत्र गाढ़ा हो गया पतला, गाढ़ा। जब पानी निकल जाएगा किसी चीज में से तो वो गाढ़ी हो जाएगी। तो जब वो गाढ़ा हुआ तो सांद्र मूत्र का निर्माण हुआ। सांद्र को ही हम बोलते हैं गाढ़ा। तो इसका मेन कार्य क्या होता है, ये करता है सांद्र मूत्र का निर्माण। सांद्र मूत्र निर्माण कौन, वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन सांद्र मूत्र के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी आ जाती है। वैसोप्रेशन हार्मोन इसकी क्या आ गई, जैसे बॉडी में अगर इसकी कमी आ गई तो कमी आएगी तो क्या बताए क्या होगा, ये अपना कार्य नहीं करेगा सही ढंग से। तो वैसोप्रेशन का काम क्या है कि जो होता है अपनी डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका, उसमें जो उसके दूरस्थ नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उस वाटर का रक्त में अवशोषण करवाता है ये हार्मोन। तो जब रक्त में, जब बॉडी में पानी की कमी आएगी, अपने शरीर में पानी की कमी आएगी तो ये हार्मोन उस पानी की कमी को दूर करवाता है। जब पानी निकल जाएगा मूत्र में से तो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, तो ये गाढ़े मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी आई तो कमी आने पर क्या होगा कि जो मूत्र में एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त पानी है, उस पानी का अवशोषण अपने खून में नहीं कर पाएगा ये हार्मोन, क्योंकि इसकी तो कमी है। जब नहीं कर पाएगा तो पानी ऐसा की ऐसा ही मूत्र में होकर के बाहर निकल जाएगा अतिरिक्त पानी। तो बताओ वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा है या खराब है, खराब है डेफिनेटली। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पानी जाएगा तो तनु मूत्र का निर्माण होगा, तनु या फिर पतला, तनु मूत्र का निर्माण। और जब अतिरिक्त मात्रा में पानी मूत्र के जरिए बाहर निकलेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो बार बार इंसान पानी पिएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति को कहते हैं हाइपर यूरेमिया, क्योंकि जब पानी अपने मूत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो बार बार जो है रिसेप्टर्स के द्वारा संदेश प्राप्त होंगे ब्रेन को और बार बार उसको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति को पॉलीयूरेमिया कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पॉलीयूरेमिया। ओके, तो पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरेमिया ये दोनों लक्षण होते हैं किसके, जब वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी आ जाती है और तनु मूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि वैसोप्रेशन हार्मोन काम ही नहीं कर रहा है। और ये जब दोनों लक्षण होते हैं तो तब एक बीमारी होती है और उस बीमारी को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। मुझे पता है कि आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एक बीमारी जो होती है जिसे हम शुगर कहते हैं वो भी बीमारी होती है, वो कब होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स वो बीमारी तब होती है जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन काम नहीं करता है। आपको पता होगा इंसुलिन हार्मोन काम करता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और वो अग्नाशय की लेंगरहैंस के द्वीप की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। जब अग्नाशय की लेंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाएं सही ढंग से काम नहीं करेंगी तो इंसुलिन हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन उन सेल से ही सीक्रेट होता है, कोशिकाओं से ही सीक्रेट होता है, मतलब कोशिकाओं से ही उसका स्त्रावन होता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन का कोशिकाओं से स्त्रावन नहीं होगा तो क्या करेगा, वो अतिरिक्त मात्रा में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाएगा। ग्लाइकोजन में चेंज होगा क्योंकि ग्लाइकोजन में ही जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्यों ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा इंसुलिन हार्मोन के कारण। उस स्थिति में हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कीटो यूरिया जो है उसका लक्षण होता है और ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये वैसोप्रेशन हार्मोन के कारण, वैसोप्रेशन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसमें जो किडनी होती है उसमें मूत्र का अवशोषण उससे डीसीटी वाले भाग से नहीं हो पाता है, तो ज्यादा मात्रा में पानी जो है मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है जिससे बार बार में प्यास लगती है, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, और बार बार में यूरिन पास करने जाना पड़ता है और इसको बोलते हैं हम पॉलीयूरेमिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही।
ठीक है, आगे और भी रोचक जानकारियां सुनने के लिए मेरे चैनल साइंस बाय सूर्यवीर भगौर को आप सभी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।